प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने क्लीवेज यानी विदलन के संबंध में पढ़ा था। विदलन क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है, आदि आदि। आज प्रारंभ करते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन को हिंदी में कहते हैं कोरक भवन। कोरक भवन यानी कोरक का निर्माण। कोरक का जो निर्माण होता है, ब्लास्टुला का जो निर्माण होता है, उसको कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। तो इसमें जैसे पहले आपने विदलन में पढ़ाई था कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो रही है, दो चार में विभाजित हो रही हैं, और ये विभाजन किस प्रकार का होता है, कैसे ये विभाजन सामान्य कोशिका विभाजन से भिन्न होता है, ये सब आपने पिछली बार पढ़ा था। अब उसी क्रम में आगे जो संरचना बनती है वो संरचना पहले मोरूला कहलाती है, उसके बाद वो ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो विदलन के परिणाम स्वरूप होता क्या है, एक कोशिकीय जाइगोट जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं वाले भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये जो क्लीवेज होता है, विदलन होता है, इसमें जो कोशिकाओं का खंडी भवन होता है या उनका एक तरह से द्विगुणन मानिए जो होता है, वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे ज्यामितीय अनुपात कह सकते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है। इसमें विदलन की जो प्रारंभिक अवस्थाओं में तो कोरक खंड जो होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जैसे जैसे डिवीज़न होता चला जाता है, तो इनके जो पारस्परिक कोशिकाओं का बल होता है, इसके कारण से ये कोशिकाएं गोल ना रहकर चपटी हो जाती हैं। और इनकी बाहर की जो सतह होती है वो तो फिर भी थोड़ी गोल रहती है, लेकिन इनका ओवरऑल जो आकार है वो पूर्णतः गोलाकार ना रहकर धीरे धीरे चपटा होता हुआ चला जाता है। और दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि सामान्यतः जैसे कोशिका विभाजन में कोशिका देखा होगा आपने, एक कोशिका प्राणियों में विभाजन होता है तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 प्राणियों में परिवर्तित होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, कोशिका विभाजन के बाद भी ये जो कोरक खंड होते हैं आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। और वहीं जुड़े रहते हुए इनमें लगातार क्लीवेज की प्रक्रिया चलती रहती है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये सारे के सारे जितने भी कोरक खंड हैं ये विभाजित होकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई भी दिखती हैं, तो आप एक दूसरे से भिन्न भी दिखती हैं। इनके बीच में जो मध्य में जो खांच होती है उससे ये अलग सेपरेट भी दिखाई देती हैं, जुड़ी हुई भी दिखाई देती हैं, और एक ऐसी संरचना बन जाती है जैसे जिसमें आप कह सकते हो कि गेंद जैसी संरचना। ये आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं इसमें पहला जो चित्र है वो मोरूला है। मोरूला में सामान्य रूप से जो विभाजन हुआ कोशिकाओं का वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो एक आकृति बनती है इसको हम मोरूला कहते हैं, हिंदी में इसको तूतक कह सकते हैं। तो ये जो आकृति है ये क्लीवेज के फलस्वरूप जो कोरक खंड बने उनके समूह को मोरूला हम कहेंगे। और ख़ास तौर से जैसे अभी आप एग्जाम्पल अगर आपको दें तो शहतूत देखा होगा आपने, शहतूत देखा होगा तो शहतूत में भी छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देते हैं। वो सभी दाने आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बाहर से वो भिन्न भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का ये मोरूला होता है। ये जो आकृति मोरूला की है ये सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में आपको विशिष्ट रूप से देखने को मिलेगा। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उसमें वास्तविक मोरूला का अभाव होता है। रियल जैसा मोरूला जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया वैसा नहीं होता, क्योंकि इसमें विदलन की जो शुरुआती अवस्थाएं होती हैं उन्हीं के दौरान ही जो कोरक खंड होते हैं उनके मध्य में एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस गुहा को हम कहते हैं कोरक गुहा या ब्लास्टोसील। जबकि वास्तविक मोरूला जो होता है उसमें गुहा नहीं होती, वो ठोस होता है। तो ये अंतर समझ में आ गया आपको
मोरूला में, और आगे जाके जो बनने वाला ब्लास्टुला है, उनमें अंतर समझ में आना चाहिए। मोरूला ठोस आकृति होती है, ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं ब्लास्टुला पर, क्योंकि हमें पढ़ना है ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन, कोरक का निर्माण। तो ये जो ब्लास्टुला होता है, अधिकांश प्राणियों में जब विदलन के परिणाम स्वरूप जो कोरक खंड होते हैं, बनते हैं, वो एक निश्चित स्तर तक जमा होते रहते हैं, जमा हो जाते हैं, और इन कोरक खंडों के मध्य में जो दरारों के रूप में सक्रिय एक गुहा का निर्माण हो जाता है, उस गुहा का विकास होना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता जाता है, यह गुहा भी बड़ी होती चली जाती है। इस गुहा को ब्लास्टोसील कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया। तो कोरक खंडों से बने जो स्तर है, यानी ये जो ब्लास्टोसील, बीच में एक गुहा बन गई, उसके चारों तरफ का जो एक कोरक खंडों की लेयर होगी, उसको हम बोलेंगे कोरक चर्म, ब्लास्टोडर्म। ये जो ब्लास्टोडर्म है, ये कोरक गुहा को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, और एक खोखली गेंद जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। इस खोखली भ्रूणीय संरचना को हम ब्लास्टुला कहते हैं, और इसके निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म के संबंध में कि भाई ख़ास तौर से ब्लास्टुला जो है वो एक खोखली संरचना बनी, बीच में एक गुहा है, और चारों तरफ उसके जो विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनी हैं उनकी कवरिंग है। तो ये जो बनी, तो इसमें कौन सी क्रियाविधि लगी या कौन सा सिद्धांत इसमें लगा, इसके आधार पर कुछ थ्योरीज हमारे सामने आई हैं। एक तो थ्योरी कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी, जल स्थैतिक दाब का सिद्धांत कहलाता है। ये के डैन नामक वैज्ञानिक ने 1960 में बताया था इसके बारे में, और सामान्य रूप से उन्होंने इतना कहा था कि भाई जो ये खोखली एक संरचना बीच में बनती है, एक गुहा बनती है, इसमें जो स्थित द्रव होता है, वो द्रव परिधि की तरफ एक दबाव पैदा करता है, और उस दबाव के कारण से जो कोरक खंड होते हैं वो सारे खिसककर परिधि पर जाकर स्थित हो जाते हैं, और वहाँ पर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक कोरक का निर्माण हो जाता है, ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी दी गई थी। ऐसी एक और वैज्ञानिक थे गुस्तावसन और वोलपोर्ट। गुस्तावसन और वोलपोर्ट ने 1967 में ये बताया था, उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि इसमें सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी पृष्ठ तनाव। इसमें ये जो विभाजित हुई कोशिकाएं हैं, इनके विभाजन से पूर्व कोशिकाओं की जो सतह होती है उनमें पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, और इस सरफेस टेंशन के कारण से ही ये कोशिकाएं विस्थापित होकर और परिधि पर जाकर स्थित होती हैं। तो शुरू में तो क्या होता है कि ये जो विदलन होता है तुल्यकालिक होता है, सब कोशिकाएं एक साथ विभाजित करती हैं, है ना, और एक साथ जब विभाजित करती हैं तो उनमें एक प्रकार का लयबद्ध तनाव जैसा उत्पन्न हो जाता है। ये विभाजन संकुचन व प्रसरण की जैसे तरंगों के रूप में आपको देखने को मिलता है। जैसे इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसी क्रिया होती है इस तनाव के कारण, तो एक तरंग जैसी उत्पन्न होती है जो इनको परिधि की तरफ धकेल देती है। इसमें क्या होता है कि जो विभाजन हुआ कोशिकाओं का, उसके पश्चात जो तनाव जो होता है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है और कोशिकीय संकुचन बढ़ जाता है, जिससे कोरक गुहा का तो विकास हुआ और ये कोशिकाएं सारी परिधि पर जाकर स्थित हो जाती हैं और एक ब्लास्टोडर्म का निर्माण कर देती हैं। तो ये एक पृष्ठ तनाव थ्योरी इसके बारे में दी गई। अब आते हैं कि ये जो एग्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी क्रिया चल रही है, इनमें पीतक उपस्थित रहता है, योक उपस्थित रहता है। ये योक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ब्लास्टुलेशन के अंदर होती है। यानी जो पीतक है, योक है, इसकी मात्रा का इस ब्लास्टुलेशन की क्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसके आधार पर ही ये इसके कई प्रकार बनाए गए। किसके आधार पर? योक की मात्रा के आधार पर, पीतक की मात्रा के आधार पर
4 प्रकार के हमने ब्लास्टुलेशन की क्रिया को 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला है ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग्स। जो अल्पपीतकी अंडे होते हैं उनमें ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन किस प्रकार से होता है। दूसरा है ब्लास्टुलेशन इन मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग्स, यानी मध्य पीतकी या मध्यम पीतकी भी कह सकते हैं, और टीलोलेसिथल एग्स को कहते हैं गोलार्ध पीतकी। तो इन अंडों में किस प्रकार से ब्लास्टुलेशन होता है, कोरक भवन की क्रिया होती है। और तीसरा है ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग्स, यानी बहुपीतकी और गोलार्ध पीतकी अंडों में कोरक भवन किस प्रकार से होगा। ये दोनों भी पीतक के आधार पर ही है। और चौथा है ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग्स, मध्य पीतकी जो अंडे होते हैं उनमें कोरक भवन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ऐसे करके 4 भागों में योग की मात्रा के आधार पर ब्लास्टुलेशन की क्रिया को डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग्स। जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देखते हुए चलें। इनमें डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम से चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला है ब्लास्टुलेशन इन माइक्रोलेसिथल एग्स, यानी कि अल्पपीतकी अंडों में कोरक भवन किस प्रकार से होता है। अल्पपीतकी अंडे यानी वो अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत कम होती है, खास तौर से जैसे फॉर एग्जांपल एम्फियोक्सस के जो अंडे होते हैं वो अल्पपीतकी अंडे होते हैं। इनमें पूर्णभंजी व समान प्रकार की विदलन की प्रक्रिया देखने में मिलती है। अब ये पूर्णभंजी अल्पभंजी सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पूर्णभंजी व समान प्रकार की जो विदलन की या क्लीवेज की अवस्था इनमें पाई जाती है, परंतु विदलन की समाप्ति पर बनने वाले सभी कोरकखंड, जितने भी कोरकखंड हैं, बिल्कुल एक समान आकृति के नहीं होते, ना उनका आकार एक समान होता है। और ये भी आपको पता ही है कि कोई भी अंडा ऐसा नहीं होता जिसमें पीतक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी शून्य हो। थोड़ी मात्रा में हो लेकिन पीतक अवश्य पाया जाता है। और इसी पीतक के निरोधी प्रभाव के कारण विदलन जो होता है असमान हो जाता है। इसमें पीतक युक्त कोशिकाएं वो तो सारी की सारी जो कि खास तौर से वेजिटल सेल्स कहलाती हैं, वेजिटल पोल पर स्थित होती हैं, आकार में थोड़ी बड़ी रह जाती हैं, और जिनमें पीतक की मात्रा कम होती है वो छोटी रह जाती हैं। सभी कोरकखंड एक निश्चित स्तर में जमा होकर ब्लास्टोडर्म का निर्माण कर देते हैं, और कोरकखंड चारों ओर से एक गुहा को घेरे रहते हैं, जिसे अपन कोरक गुहा कहते हैं या ब्लास्टोसील कहते हैं। और इसमें यदि आप कोशिकाओं को देखेंगे तो एनिमल पोल की तरफ की कोशिकाएं थोड़ी पतली होती हैं, और वेजिटल पोल की तरफ, जिसको अपन पीतक ध्रुव भी बोलते हैं, अक्रिय ध्रुव भी बोलते हैं, उसकी कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि उनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप ये देख रहे हो एक डायग्राम, जिसमें बीच में तो ब्लास्टोसील है और यानी कोरक गुहा, और उसके चारों तरफ ये जो विदलन के फलस्वरूप कोशिकाएं हैं उन्होंने ब्लास्टोडर्म का निर्माण किया। इन्हीं में से सबसे बाहरी लेयर एक्टोडर्म में परिवर्तित होगी, और इन्हीं में से फिर अंदर पाई जाने वाली मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। अब दूसरी जो अवस्था है वो है ब्लास्टुलेशन इन मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग्स। अब जैसे आप ये देख रहे हो ये डायग्राम, ये फ्रॉग का ब्लास्टुला है, मेंढक का ब्लास्टुला है। इसमें चूँकि उसमें मेंढक के जो अंडा होता है वो मध्यम पीतकी होता है। तो मध्यम पीतकी और इसी तरह गोलार्ध पीतकी यानी टीलोलेसिथल जो अंडे होते हैं उनमें अल्प पीतकी की जो अंडे जो होते हैं उनकी मात्रा की तुलना करें अन्न योग की मात्रा की, तो उसमें अधिक योग पाया जाता है। यानी इनमें अल्प पीतकी की तुलना में अधिक योग उपस्थित होता है। और चूँकि गोलार्ध पीतकी अंडे हैं उसमें खास तौर से पीतक गोलार्ध की तरफ एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है। तो यह पीतक की मात्रा अल्प पीतकी अंडों की तुलना में विदलन के प्रतिरूप पर 2 प्रकार से कार्य करती है। पहला तो ये होता है कि अंडों में होने वाली जो
ट्रांसवर्स डिवीज़न है, क्षैतिजिक जो विदलन है, इसके कारण से प्राणी ध्रुव की ओर कोशिकाएं विस्थापित हो जाती हैं, एनिमल सेल की तरफ अधिक कोशिकाएं विस्थापित हो जाती हैं। और जो वेजिटल पोल है, अल्पक्रिय ध्रुव है या फिर पीतक गोलार्ध भी बोल सकते हैं, उसकी तरफ विदलन की दर जो होती है थोड़ी सी धीमी होती है। तो इस प्रभाव के कारण से बनने वाले जो कोरक में कोरक गुहा जो होती है, ब्लास्टोसील जो होती है, वो बिल्कुल बीच में ना बनकर थोड़ी सी एनिमल पोल की तरफ खिसक जाती है। अब जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें पहले डायग्राम में ब्लास्टोसील का निर्माण नहीं हुआ, दूसरे डायग्राम में ब्लास्टोसील का निर्माण हुआ है। तो ब्लास्टुला का कंप्लीट फॉर्मेशन दूसरे डायग्राम में दिखाई देगा आपको। तो इसमें क्या हुआ कि ब्लास्टोसील जो बनी वो बिल्कुल मध्य में ना बनकर थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनी, एनिमल पोल की तरफ बनी, है ना। और ज़्यादा कोशिकाओं का विस्थापन एनिमल पोल की तरफ हुआ, लेकिन इन कोशिकाओं में पीतक की मात्रा कम है। इसकी तुलना में जो वेजिटल पोल की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो बड़े आकार की दिखाई दे रही हैं, इनमें पीतक की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ब्लास्टुला होता है, इस ब्लास्टुला में दो प्रकार की कोशिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, बड़ी और छोटी। बड़ी कोशिकाओं को हम मेगामियर बोलेंगे और छोटी कोशिकाओं को हम माइक्रोमियर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का जो कोरक भवन होता है, वो कोरक भवन खास तौर से मध्यम पीतकी और टीलोलेसिथेलेक्स गोलार्ध पीतकी अंडों में देखने को मिलता है। अब ये जो कोशिकाएं, जो बड़ी कोशिकाएं हैं, नीचे की तरफ आप मेगामियर के रूप में देख रहे हैं इनको, इनमें अधिक मात्रा में पोषक पीतक संचित पदार्थ रहते हैं। ये पीतक युक्त कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक स्तरों में उपस्थित रहती हैं। जो कोशिकाएं भीतर की तरफ उपस्थित रहती हैं वो एक दूसरे से परस्पर ढीले ढीले बंधनों से जुड़ी रहती हैं, जबकि जो कोशिकाएं बाहर की सतह पर पाई जाती हैं वो मजबूती के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं ब्लास्टुलेशन इन मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथेलेक्स की। तीसरा है ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एक्स। इसमें बहुपीतकी अंडों में पीतक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें विदलन केवल सक्रिय प्राणी ध्रुव तक ही सीमित रहता है। अक्रिय प्राणी ध्रुव यानी कि वेजिटल पोल की तरफ विदलन की क्रिया देखने को नहीं मिलती। और जो उधरी और वेजिटल पोल की तरफ भी पीतक अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पीतक का भाग जो है वो अविभाजित रह जाता है, उसमें डिवीजन इतना नहीं होता, केवल एनिमल पोल की तरफ डिवीजन होता है। और इस प्रकार के अंडों में विदलन में के परिणाम स्वरूप एक डिस्क जैसी बन जाती है, और ये डिस्क ही मोरूला कहलाती है। इसी को फिर तूतक कहते हैं। यह बिंब डिस्क पीतक से जुड़ी रहती है, नीचे उसके पीतक होता है, और विदलन की पश्च अवस्था में मध्य भाग के कोरक खंड के पीतक से ये पृथक हो जाती है, और धीरे धीरे करके कोरक बिंब और पीतक के मध्य गुहा का निर्माण हो जाता है। इसको सब जर्मिनल कैविटी कहा जाता है। तो ये खास तौर से पॉलीलेसिथल और टीलोलेसिथल एक्स में ये क्रिया देखने को मिलती है, जिसमें पीतक की मात्रा अधिक होती है। अब इसमें कोरक बिंब जो है, डिस्क जो है, इसके मध्य क्षेत्र के कोरक खंड तो होते हैं ट्रांसवर्स क्षैतिज, और विदलन उदग्र जो इनकी विदलन खाँचें होती हैं उनके द्वारा विभाजित होते हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप एक ब्लास्टो डिस्क का निर्माण मध्य भाग में हो जाता है, और 4-5 कोशिकीय स्तर की मोटी कोशिकाएं इसमें देखने को मिलती हैं। कोरक बिंब का जो मध्य भाग होता है, इसमें स्पष्ट विभाजित कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसके ऊपर स्थित जो एक क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं एरिया पेल्यूसिडा, पारदर्शी क्षेत्र। ये इस गुहा के ठीक ऊपर होता है। और कोरक डिस्क जो है, ये जो एक ब्लास्टो डिस्क है, कोरक बिंब कहते हैं हिंदी में इसको, इसका जो परिधीय भाग होता है वो पीतक से जुड़ा रहता है, जिसमें बहुकेंद्रकीय संरचनाएं पाई जाती हैं, वो अपारदर्शी होती हैं। तो यूँ करके परिधीय भाग जो है वो पेरीब्लास्ट कहलाता है, और इससे पृथक होकर एक अलग इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हाइपोब्लास्ट कहलाता है। ये
जो क्रिया होती है इसमें जितना भी डिवीज़न देखने को मिलता है ये डिस्क वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। चौथी अवस्था है ब्लास्टुलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग्स, यानी मध्य पीतकी अंडे, यानी ऐसे अंडे जिनमें पीतक मध्यम भाग में पाया जाता है, बीच के हिस्से में पाया जाता है, परिधीय हिस्से में नहीं पाया जाता है। तो मध्य पीतकी अंडों में जो विदलन होता है वो सतही क्षेत्र में होता है, जो सतह होती है सतह पर होता है, मध्य में नहीं होता, क्योंकि मध्य में पीतक की मात्रा अधिक होती है। तो विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड अंडे की बाहरी सतह की ओर एक स्तर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ये कोरक चर्म या ब्लास्टोडर्म पीतक को चारों ओर से घेर लेती है। मध्य पीतकी अंडों में कोरक गुहा जैसी कोई गुहा नहीं पाई जाती। इस तरह का कोरक भवन हमें इंसेक्ट्स में और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है। यानी ये जो चौथे प्रकार का जो ब्लास्टुलेशन है, इस ब्लास्टुलेशन में प्रमुख चीज़ क्या हुई, इसमें ये प्रमुख चीज़ हुई कि चूँकि मध्यम पीतकी अंडे हैं, मध्यम नहीं, मध्य पीतकी का मतलब है कि पीतक अंडे में मध्य भाग में उपस्थित है, सेंटर में उपस्थित है। तो सेंटर में पीतक उपस्थित है और उसके चारों तरफ जो है उन कोशिकाओं ने ब्लास्टोडर्म बना ली, ठीक है, कोरक चर्म बना ली। तो फिर इसमें गुहा कहाँ गई? गुहा कहीं भी नहीं है। तो मध्य वाला हिस्सा जो पीतक से भरा हुआ है और उसके चारों तरफ वो है, इसलिए इसमें किसी तरह की गुहा का निर्माण नहीं होता है। और ऐसी जो इस प्रकार के अंडे या इस प्रकार का जो कोरक भवन है ब्लास्टुलेशन, वो पाया जाता है इंसेक्टा, खासतौर से आर्थ्रोपोडा संघ की इंसेक्टा क्लास के प्राणियों में, और आर्थ्रोपोडा संघ के और भी प्राणियों में इस प्रकार का ब्लास्टुलेशन देखने को मिलता है। तो ये ब्लास्टुलेशन से संबंधित कुछ प्रारंभिक चीज़ें हुई। अब ये अलग अलग प्राणी समूहों में कितने प्रकार के ब्लास्टुला पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के ब्लास्टुला पाए जाते हैं, ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।